आज एनवायरनमेंट हम लोग जो पढ़ रहे थे उसका दूसरा लेक्चर है। तो बात शुरू हुई थी WMO की एक एजेंसी है। क्या है? UN की एक एजेंसी है। ओके। इसका काम क्या है? इसका काम मौसम की जानकारी देना। और उस जो है कैसे देता है? इसमें 187 देश सदस्य हैं। कितने देश हैं? 187 देश। जो इसके सदस्य हैं वो अपने अपने देशों में, है ना, मॉनिटर करते हैं कि किस तरीके से जो है वेदर क्या चल रहा है, क्या जो है जलवायु की क्लाइमेट पे क्या कंडीशन चल रही है। उसकी सारी जानकारी एक साथ इकट्ठा होती है। और इसका एक उद्देश्य है कि वर्ल्ड में जो है वेदर वॉच, है ना, कि किस तरीके से मौसम हो रहा है, कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो सब बातें आती हैं, क्या जो है कितना टेम्परेचर बढ़ गया है, क्या हो रहा है, वो सब कहाँ से आ रही हैं? WMO के द्वारा पता चल रही हैं, है ना। अच्छा, इसकी कुछ रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, जैसे कि आपकी स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट। कौन कौन सी? स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जा रही है? WMO के द्वारा पब्लिश की जा रही है। और कौन सी है? स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस। स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस, ना कहाँ कितना पानी बचा है, क्या कंडीशन है पानी की प्रेजेंट में, क्योंकि कहा ये भी जाता है ना, सब लोगों ने सुना होगा कि आने वाला थर्ड वर्ल्ड वार पानी के लिए लड़ा जाएगा, इस तरीके के स्टेटमेंट आप लोगों ने सुने होंगे। तो इसलिए जो है ये सब जो एजेंसीज हैं ये अपनी अपनी रिपोर्टें पब्लिश करती हैं कि प्रेजेंट में किस चीज़ की क्या कंडीशन है। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी क्या है? ओके। पारिस्थितिकी बेसिकली कुछ नहीं, जिसे आप इंग्लिश में इकोलॉजी भी कहते हैं। ये जीव समुदाय जो हैं, यानी कि जो जीव जंतु हैं और उनका जो वातावरण है ना, उसके बीच का जो संबंध है, उसका अगर जो आप अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? वो आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। अच्छा, ये शब्द जो है सबसे पहले दिया किसने था? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था ये term। ठीक है। अब आपने एक टर्म सुना होगा, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र बेसिकली एक फंक्शनल यूनिट है। क्या है ये? प्रकृति की कार्यात्मक इकाई, यानी कि फंक्शनल यूनिट है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार फंक्शनल यूनिट क्या होता है। समझ में आ रहा है कुछ? अगर आपको फंक्शनल यूनिट क्लियर है कि, तो फंक्शनल यूनिट का मतलब समझिए। फंक्शनल यूनिट। ओके। फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि अगर प्रकृति कोई काम कर रही है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो सबसे बेसिक फंक्शन है, यानी प्रकृति क्या करती है? कुछ उत्पादक करती है, कुछ बनाती है, तभी तो सेल्फ सस्टेन है नेचर। तो उसका जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है इकोसिस्टम, यानी कि जहाँ से सबसे पहले कुछ चीज़ बना पा रही है नेचर, वो है आपका इकोसिस्टम। तो जैसे सबसे इसमें आप सबसे बड़ा याद रखें, सबसे बड़ा कौन सा है? समुद्र। सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है? समुद्र है। और ये क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल रहता है ज़्यादातर। क्या रहता है? स्टेबल। कैसे रहता है? इसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आ पाता जल्दी, है ना, क्योंकि ओशन करंट चलती है इसमें। उससे क्या होता है? पानी जो होता है वो मिश्रित होता रहता है और ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती है? ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती है ना। तो ये है आपका सबसे बड़ा और सबसे स्टेबल इकोसिस्टम। अच्छा, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि जो इकोसिस्टम है, वो क्या है? वो ओपन सिस्टम है। कैसा है? ओपन सिस्टम है। क्यों है ओपन सिस्टम? क्योंकि ये अपनी खुद में क्या है, इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी खुद की उत्पादक क्षमता है। क्या है? उत्पादक क्षमता है। ठीक है। ये बात क्लियर है आपको कि इनकी अपनी खुद की एक उत्पादक क्षमता है। अच्छा, अब इससे आपने एक टर्म और सुना होगा, बायोस्फीयर, है ना। बायोस्फीयर सुना है? तो बायोस्फीयर क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है कि मिट्टी, है ना, सैल, यानी कि जो पहाड़ पर जो हम लोग पढ़ते हैं,
पानी और हवा की वो पतली परत है, क्या है, वो पतली परत या लेयर है जो पृथ्वी के चारों तरफ आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि समुद्र अपने आप में क्या, समुद्र ही अपने आप में एक बायोस्फीयर है ना। तो ऐसा नहीं कि समुद्र में आपका जो है हवा नहीं है, या जो है आपका पानी नहीं है, कि वहाँ मिट्टी नहीं है, वहाँ नीचे जो है चट्टानें नहीं है, सब कुछ है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि बायोस्फीयर और इकोसिस्टम अलग अलग चीज़ें हैं। बायोस्फीयर बस उसका एक बड़ा फॉर्म है। देखिए इस तरीके से समझिए इसको, मैंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे कोई जो है जीव जंतु है, उसकी एक स्पीसीज है ना, वो खुद में अपने आप में एक स्पीसीज, जैसे मान लीजिए कोई है ना, कुछ भी मान लीजिए, चूहा मान लीजिए, बहुत सारे चूहे हो गए तो वो पॉपुलेशन हो गई। अब चूहे के साथ बिल्ली भी जुड़ी है ना, यानी कि अलग अलग जो है पॉपुलेशन जो अलग अलग स्पीसीज की बनी, वो कम्युनिटी बन गई। अब कई कम्युनिटी एक छोटे इकोसिस्टम में रह रही हैं और कई इकोसिस्टम एक साथ मिल रहे हैं, तो वो बायोस्फीयर बन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर में जरूरी नहीं है कि एक ही इकोसिस्टम हो, बायोस्फीयर में कई इकोसिस्टम अंदर हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वह अकेला इकोसिस्टम, एक बड़ा इकोसिस्टम बायोस्फीयर का फॉर्म नहीं ले सकता। ठीक है, तो बायोस्फीयर वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, एक तरीके से आप समझिए। कई इकोसिस्टम अगर आपस में मिल गए, तब भी जो चीज़ बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर बनाएंगे, वो भी एक टाइप का इकोसिस्टम ही है। क्लियर है आपको? ठीक है, अब एक टर्म आता है लिमिटिंग फैक्टर। क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है? देखिए कोई भी इकोसिस्टम है, वो कैसे काम करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, कुछ बायोटिक चीज़ों पे और कौन सी एबायोटिक चीज़ों पे, है ना। वो क्या करते हैं, ये क्या कहें, ये डिपेंड, ये वो कंपोनेंट हैं जो लिमिट करते हैं, क्या लिमिट करते हैं, ग्रोथ किसकी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, है ना, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। ओके, तो एग्जांपल टेम्परेचर, सनलाइट ना, जैसे हम लोग कहते हैं सूरज नहीं निकलेगा फसल नहीं होगी, तो क्या लिमिटिंग फैक्टर तो है ना। अच्छा, अब क्या होता है कि एक इकोसिस्टम ये बना है, एक इकोसिस्टम इसके बगल में है, अलग अलग इकोसिस्टम है। जैसे मान लीजिए इधर पेड़ वाला है और इधर में जल वाला है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में भी कुछ ट्रांजिशन जोन होगा, जहाँ पे एकदम से जो है, अगर आप समझिएगा, इकोटोन क्या है कि जहाँ पे दो इकोसिस्टम, जहाँ पर दो इकोसिस्टम क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, वह क्या है, वो इकोटोन है। क्या है वो, इकोटोन। अच्छा, अब ये जो टर्म है इकोटोन, ये किसने दिया था, कई बार ये सवाल भी आता है, इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ये फैक्ट है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अगर कोई कहता है कि मैं आपको ये समझा दूंगा, इससे कुछ नहीं होता। जो समझने लायक चीज़ है वो हम लोग समझ रहे हैं, और जो याद करने वाली है, बेसिक रट्टा मार है, उसको रट्टा मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आ गया तो आपको इसके बस यही आंसर होता है इसका, इसमें कुछ जो है। ओके, तो फेडरिक एडवर्ड, याद रखिएगा, फेडरिक एडवर्ड के द्वारा इकोटोन जो टर्म है वो दिया गया था। अब इकोलाइन, ये क्या चीज़ होती है? क्या होता है कि कुछ टाइम पे, मतलब कुछ बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई दो इकोसिस्टम अचानक से नहीं खत्म होते हैं, ग्रेजुअल चेंज हो रहा होता है ना, ग्रेजुअल चेंज। तो जब ऐसे ग्रेजुअल चेंज हुआ, जैसे एक तरफ पेड़ वाला था और एक तरफ जल वाला था, लेकिन जो चेंजमेंट आ रहा है वहाँ बीच में मैंग्रोव से आ रहे हैं, है ना। तो ये एक टाइप से क्या हो रहा है कि सडन चेंज नहीं है,
अगर सडन चेंज नहीं है तो जो चेंज की प्लेस होता है उसे बोलते हैं इकोलाइन। इकोलाइन एक जोन है जहाँ पे ग्रेजुअल चेंज हो रहा है इकोसिस्टम पे, ठीक है। जहाँ अब जबकि इकोटोन में क्या था, इकोटोन में ग्रेजुअल चेंज नहीं था, सडन चेंज था। बेसिक डिफरेंस है, याद रखने लायक चीज। इकोटोन में ग्रेजुअल डिफरेंस जो है चेंज नहीं था, एकदम शार्प चेंज था, वो फैक्टर था इकोटोन। अब इकोटोन में जो स्पीसीज बनती हैं, ठीक है, इकोटोन में बहुत सी स्पीसीज पाई जाती हैं। ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत रिच एरिया होता है, आप लोग आगे पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है ना। वहाँ पर जो स्पीसीज आती हैं उसमें उन्हें बोलते हैं एज स्पीसीज, है ना। याद रखिएगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो अभी आपको बस केवल एक, ताकि आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब पहुंच जाएं, ताकि जब आप वहाँ पढ़ें तो ऐसा कुछ नया सा एकदम से ना आ जाए, ठीक है। अब आपको इकोलाइन भी क्लियर हो गया होगा कि इकोलाइन क्या है, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आपको भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा फिर से आगे वाले लेक्चर्स में। अब है कैरिंग कैपेसिटी, है ना। कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, उसकी एक क्षमता है ना। तो पर्यावरण जो है इसकी भी एक वहन क्षमता है। आज पर्यावरण इतना प्रदूषित क्यों है? क्योंकि उसमें उसकी क्षमता से ज्यादा पोल्यूशन किया जा रहा है। भाई पर्यावरण पहले भी प्रदूषण होता था लेकिन उसके बाद एक साफ हो जाता था, लेकिन अब क्यों है? क्योंकि उससे ज्यादा हो रहा है जितनी उसकी क्षमता है, ठीक है। तो तो बेसिकली एक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके जो संसाधन या जो है पोषण प्रदान करने की क्षमता, है ना, जो भी है वो उसकी एक लिमिट है। ओके, तो यानी कि बिना पर्यावरण के रुकावट में अगर जो है आपका जो कुछ भी हम जो इकोसिस्टम आपको दे सकता है वो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अब एक टर्म आता है इकोलॉजिकल नीचे, हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी निकेत। नीचे क्या है, बेसिकली हैबिटेट और नीचे में डिफरेंस पूछा जाता है, यानी कि जो घर है एक तरीके से, और नीचे यानी कि जो बेसिक्स हैं, यानी कि आपका जॉब एक टाइप के समझ लीजिए, उसमें डिफरेंस है। इस तरीके से नीचे में डिफरेंस है। स्पेसिफिक फंक्शन, नीचे क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है, यानी कि वो जो आपको लिए स्पेसिफाई कर दिया गया काम, वो रोल, वो पोजीशन जो केवल आप ही को दे दी गई है, वो है क्या, इकोलॉजिकल नीचे। जैसे मान लीजिए एक घर में के अंदर अलग अलग लोग रह सकते हैं, मतलब एक ही टाइप के कई लोग रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है ना। बट अगर नीचे की बात की जाए, जैसे कि एक कंपनी के अंदर एक ही सीईओ बनाया जा सकता है। जब दो सीईओ बनाओगे तो क्या होगा, ऑर्डर में प्रॉब्लम आएगी ना, कि यार कौन सा ऑर्डर माना जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपकी प्रकृति है उसने भी हर एक के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन दे रखा है। किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो टाइगर का काम है, जैसे वो टाइगर ही करेगा, है ना। और जो लायन का काम है और जो टाइगर का काम है, अगर वो मिसमैच होंगे तभी तो उनका एरिया डिवाइड होता है। जैसे सुने हो ना, शेर का अपना एरिया है, होता है ना, आप सबका अपना अपना। तो इसलिए होता है क्योंकि वो अगर दूसरे एरिया में जाएगा तो वो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो नीचे क्या है, एक स्पेसिफिक रोल है, जबकि हैबिटेट क्या है, एक घर है जहाँ पे जो है एक ही टाइप के लोग रह सकते हैं, लेकिन नीचे में एक जैसे लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था? ये टर्म जो है इसको याद रखिएगा, इकोलॉजिकल नीचे, ये टर्म किसने दिया था? जोसेफ ग्रीनेल, जोसेफ ग्रीनेल ने ये टर्म दिया था। ओके, अब हम लोगों को पढ़ना है फूड चेन। देखिए कुल मिला के जितने भी हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें जितने भी आपके बायोटिक फैक्टर हैं, है ना, वो किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, वो आता है आपके खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के अंदर। किस तरीके से होता है? सबसे पहले आता है आपका ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि खाना कौन बनाएगा। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? जो स्वयंपोषी हैं,
हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो स्वपोषी क्या है? पेड़ होते हैं। वहीं अगर उसमें जाएं आप, इसमें जल वाले तंत्र में, तो क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, है ना? फाइटोप्लैंक्टन। तो ये वो चीजें हैं जहाँ से शुरू होता है, सनलाइट्स में ये लोग खाना बनाते हैं। अब अपने पेड़ के अलावा भी अगर आप ऑप्शन पूछ लेता है, कई बार पेड़ ना दे, तो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, वो भी क्या है? स्वपेशी है, यानी कि ऑटोट्रॉफ है, खुद खाना बना लेता है। दूसरा इसका जो है, अब ऑटोट्रॉफ से हमने जान ही लिया। अब एक होता है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, परपोसी, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना? अब इसमें से क्या है, जो मैक्रो हैं, जो बड़े वाले हैं, और जिसे आप इसमें मैक्रो जो बड़े क्या कौन कौन से हैं परपोसी में, आप समझते हैं, जैसे जो इसमें भी अब टर्म है, एक हर्बीवोरस है, एक ओमनीवोरस है। हर्बीवोरस यानी कि जो शाकाहारी हैं। ओमनीवोरस क्या है? जो सर्वाहारी हैं, है ना? अब शाकाहारी कौन होते हैं? शाकाहारी वो होते हैं जो घास फूस पत्ती खाते हैं, है ना? अच्छा, माइक्रो ओमनीवोरस कौन से होंगे? ओमनीवोरस कौन से होंगे? ओमनीवोरस वो होंगे जो घास पत्ती भी खा लेते हैं और आपका मीट भी खा लेते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन जो है ना? तो वो इसमें आते हैं। और एक इसका मतलब जो है आपका, जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके लिए भी आप को बोलते हैं, आप कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस वो भी बोलते हैं। तो कार्निवोरस जो है, यानी कि जिन्हें हिंदी में बोलते हैं मांसाहारी, वो भी मैक्रो का पार्ट है, यानी कि जो बड़े परपोसी है उनमें से आता है। अब इसका जो माइक्रो वाला पार्ट है, यानी कि छोटे छोटे जीव जो है, वो कौन से हैं? जैसे जो डिकम्पोजर होते हैं, है ना? इसमें डिकम्पोजर्स में आपके कौन दो टाइप फिर बढ़ जाते हैं। कौन कौन से बढ़ते हैं? जैसे एक होता है डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? अपघटन पक्षी, है ना? और एक क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। तो इसमें डिफरेंस क्या है? ये क्या करते हैं डेट्रीवोरस? ये डेड मटेरियल को इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि अंदर खुद खा लेते हैं। जबकि जो है सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये उसके डेड मटेरियल के ऊपर कोई केमिकल छिड़कते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे उसको कंज्यूम कर जाएंगे, उसकी एनर्जी यूज कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब जब कई सारी फूड चेन जो है, डायरेक्ट लिंक नहीं कि बस इसके बाद ये इसके बाद ये, ऐसा नहीं होता। कई फूड चेन आपस में लिंक भी होती हैं। तो जिस तरीके से फूड चेन जब आपस में लिंक बनती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फूड वेब। देखिए, एक तरीके की मकड़ी का जाला बन गया, है ना? तो इस तरीके से कुछ कभी कभी बेसिक आपकी फूड चेन का एग्जांपल पूछ लिया जाता है, जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। चूहा था, पेड़ था, है ना? उसमें थोड़े छोटे जीव जंतु थे, कीट पतंगे थे, है ना? उसको चूहे ने खाया। चूहे को किसने खाया? बिल्ली ने खाया। बिल्ली को किसने खाया? है ना? इस तरीके से हमने आगे इस तरीके से पढ़ते हैं इसको। ये क्या है? एक फूड चेन है। इस तरीके से सी में भी फूड चेन होती है। क्यों? जैसे डायटम होता है ना? उसके बाद क्रिस्टेशिया होती है। क्रिस्टेशिया में होता है हेरिंग होती है। ठीक है, ये क्या है? इसी की एक तरह की फूड चेन है, एग्जाम्पल है बेसिकली।
कई बार पूछ लेता है तो आदमी जानता ही नहीं होता है, सुना ही नहीं होता ना। ओके, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग टाइप की जो फूड चेन्स है उसको थोड़ा अपने बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे कि एक दो एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाते हैं कि नया नया ऐसा नहीं आ जाएगा। अच्छा, फूड चेन एक चीज़ की गारंटी देती है, एनर्जी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शनल होगी, यानी कि एक दिशा में ही एनर्जी बहती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि चूहा अपनी एनर्जी कीट पतंगों को दे सकेगा या कीट पतंगे अपनी एनर्जी पेड़ को दे देंगे, है ना। एक क्रम है, उसी क्रम में एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लिंड्समैन रूल, कि कितने परसेंट एनर्जी जाएगी। तो ये कहते हैं 10%, यानी कि हर अपना जो है वो आगे वाले को कितना दे पाता है, अपना एनर्जी का 10% दे पाता है। ठीक है। अब इससे क्या होता है, इसके कारण जो एक जो फूड चेन है वो मैक्सिमम कितने 4 या 5 लेवल पे आके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पिरामिड्स पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, बहुत से टॉपिक हैं। बाय बाय, सी यू लेटर।